अस्सलाम वालेकुम जी। समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मुल्क पाकिस्तान का एक जो सियासी कल्चर है या जो हमारा सियासी बैकग्राउंड है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। अगर देखा जाए माजी बईद और आज की तारीख में हमेशा से चंद बड़ी सियासी जमातें, कभी उनको पोर्ट्रे किया जाता है कि ये मुहिब्बे वतन है, लेकिन वक्त के साथ साथ या कुछ वजूहात की बुनियाद पे उनको मुल्क दुश्मन या गद्दार करार दे दिया जाता है। जब से मुमलिकत खुदादाद वजूद में आई है 1947 से आज तक तमाम बड़ी सियासी जमातों को ऐसे अल्फाज, ऐसे अलकाबात से नवाजा जाता रहा। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब की वो जमात जो आज से 3 साल पहले बिल्कुल एक मुहिब्बे वतन जमात थी, और उनके दौर में हमेशा से जिस तरह कहा जाता है, बानिए पीटीआई कहते हैं मुल्क बहुत अच्छे राह पे जा रहा था, हर चीज़ अच्छी थी। उनके हामी तो इस बात का दावा करते हैं कि पाकिस्तान तरक्कियों की उन मंजिलों पे पहुंच गया था जो 70-75 साल में मुमकिन नहीं था। लेकिन आज वो पाबंदे सलासल है, जमात मुल्क दुश्मन है। इस फिनोमेना की क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, पीटीआई क्या फिनोमेना है, उस हवाले से आज मैं फिर से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सत्तार खान साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सर, जरा काइंडली इस मुद्दे पर रोशनी डालें, ये क्या कल्चर हमारा है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से एक पहली पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में एक ऐसी सियासी जमात थी जिसका आप नजर आई लोगों को, पहले वही कायदे अवाम थे, बाद में वो गद्दार, पाबंदे सलासल, फिर तख्तादार। उस वक्त से लेकर आज की तारीख में नवाज शरीफ साहब आए और बेनजीर भुट्टो साहब आई, अब इमरान खान साहब है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, या आप ये कह सकते हैं कि जो दोस्त और गद्दार का कल्चर बन गया कि अभी तो ये दोस्त हैं, फिर कुछ अरसे बाद ये गद्दार हैं, फिर जब मफादात मिलते हैं फिर दोस्त हैं, फिर गद्दार हैं। ये कहाँ जाके ख़त्म होगा? एक तो ये है कि हर सियासी जमात का एक कल्चर होता है। ठीक है। जैसे कि पीपल्स पार्टी से पहले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले कोई सियासी कल्चर इस मुल्क का नहीं था। ठीक। सियासत ड्राइंग रूम्स की हद तक महदूद थी, चंद बड़े लोग बैठते थे, मुल्क का फैसला होता था। अच्छा। जो लोग थे जिनको कहा जाता है कि आज के दौर में, मौजूदा दौर में, जदीद ज़माने में लोगों की शिरकत के बगैर कोई मुल्की निज़ाम जो है ना उसको कबूल नहीं किया जाता। ऐसे तो उस वक्त तो ड्राइंग रूम में थे। भुट्टो आया, भुट्टो ने ड्राइंग रूम से सियासत को निकाला, गलियों में ले गया, खड़ों पे ले गया। ठीक है। ठीक है। लोगों को पहली दफ़ा महसूस हुआ कि हमें भी इजाज़त है बोलने की। पहली दफ़ा आवाज़ कोई सुनता है। साड़ी आवाज़ मसने थे साड़ी। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में 1970-71 बाद, यानी 1970-71, 1947 से लेकर 1971 तक इलेक्शन ही नहीं हुए थे, जिसको इलेक्शन कहा जाता है, प्रॉपर इलेक्शन। टामा ये सूबाई फलाना इलेक्शन हो गया, फिर फलाना हो गया, फिर रुक गया। उन्होंने कहा जी वो तो मुस्लिम लीग ने देखा, जो इस मुल्क की जमात थी जिसने इस मुल्क को बनाया था। जैसे कांग्रेस हर दुनिया में हर एक जहाँ जहाँ सियासी जमातें होती हैं वहाँ मुल्क भी बनते हैं। बिल्कुल ऐसी पूरी दुनिया में हुआ। जैसे इंडिया में हुआ, कांग्रेस थी जिसके सर पे सहरा है कि इंडिया की आज़ादी को कांग्रेस सियासी जमात ने अपने कंधों पे उठाया हुआ था। अब हमारे यहाँ मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग ये नहीं चाहती थी कि उसके अलावा किसी का नाम हो। ऐसी। अब मुल्क बन चुका हुआ था, सियासत ने परवान चढ़ना था। बिल्कुल खास तरीके से सियासत ने अपनी करवट लेनी थी। हमेशा सियासत करवट लेती है। ठीक। जामद नहीं कर सकते आप सियासत को, स्टैटिक नहीं कर सकते आप। ये रवां दवा है, दरिया की मानिंद है। पानी रवां दवा नहीं होता, वैसे सियासत रवां दवा होती है। इसके दरमियान में खलल नहीं डालते, खलल डालेंगे तो काम खराब होता है। ठीक। तो मुस्लिम लीग भी यही चाह रही थी कि हमेशा हम रहे। आवाजें निकली, ऐसी निकली जो मुस्लिम लीग डर गई। ठीक। एक तो बदकिस्मती हमारे मुल्क में अब तक जो मैंने अपना इन्वेस्टिगेशन जो प्रॉब किया, 24 मुस्लिम लीगें बन चुकी हैं इस मुल्क में। 24 मुस्लिम, सिंस इंडिपेंडेंस अब तक 24 मुस्लिम लीगी। और हर बंदा कहता है मैं असल हूँ। अब असल का तो होता है, जब मैं मुस्लिम लीग बनाऊंगा, अलिफ बे पेश आगे लगा देते थे, तो मैं यही कहूंगा ना असली से मैं। हमें पाकिस्तान बने को 50 साल गुजर चुके हैं, 40 साल गुजर चुके हैं, 30 साल गुजर चुके हैं, असली मैं हूँ। ये हुआ। तो पीपल पार्टी का वो कल्चर था जिसमें पॉलिटिक्स ने पनपना शुरू किया, अवामी सतह पर, ठीक, हजूम की सतह पर, ठीक, इज्तिमा की सतह पर। भुट्टो के पाकिस्तान में जो फॉलोइंग होती थी, जलसा जुलूस होता था, उससे पहले कभी देखने में नहीं आया। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल होगी। यही हाल बांग्लादेश, जब आज का बांग्लादेश, उस वक्त का मशरकी पाकिस्तान, वहाँ शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग थी। ठीक।
वो शेख मुजीबुर रहमान भी करता था, खुदा की कसम, जम्मे गफीर जिसे कहते हैं। मतलब एक उसका एक इम्पैक्ट था, उसका था। मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान का था, मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। ठीक। बदकिस्मती रहे कि दो हिस्से हो गए, एक जंग हुई, जंग के नतीजे में दो हिस्से हो गए। वो एक डिबेट, डिफरेंट डिबेट है जो किसी वक्त में इसी पॉडकास्ट में होगी इंशाल्लाह। उसके बाद ये हुआ कि पीपल्स पार्टी को दाएं बाएं करने के लिए, पीपल पार्टी का एक ऐसा वक्त आता है जब मार्शल लग चुका है, पीपल पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, फिर पीपल पार्टी के बारे में बात आई, एक गद्दार है की, ठीक है, ये मुल्क दुश्मन है की, ये नैरेटिव बिल्ड किया गया। ऑब्वियसली लोग वोट दे रहे हैं, लोग सपोर्टर हैं, आप उसको कह रहे हैं गद्दार है। ठीक है, और नारे टिका के नारे लगाए जा रहे हैं, टिका के जोर जोर। ऐसे जो बोलने वाला होता था ऐसे बोलता था जिसमें शायद सच ही ना कह रहे हो। मतलब आपका कहने का मतलब है झूठ इतना बोला जा रहा था कि वो सच लग रहा। पाकिस्तान में तो बिका ही झूठ है आज तक पाकिस्तानी की तारीख में कोई और चीज़ नहीं बिकी, झूठ टिका के बिका। 1947 से लेके आज तक जब हम बात कर रहे हैं झूठ बिक रहा है, क्योंकि सच की पहचान तो हमें आई नहीं। आपकी बात से मुझे ऐसे लगता है कि एक मुल्क की असास ही शायद झूठ पे खड़ी हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए लोगों को कहा गया मदरलैंड फॉर मुस्लिम्स या मुसलमानों के लिए रहने की जगह, तो यहाँ पे अगर देखा जाए निफाज ना इस्लाम का हुआ ना सेकुलरिज्म का हुआ, हम कहीं बीच में एक पंडोलम की तरह लटक रहे। लोगों का मिजाज भी हमारा ऐसे है, हम जल्दी में हैं। पूरी दुनिया के लोग देखे जाएं, पूरी दुनिया के ममालिक देखे जाएं तो एक प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 50 साल, 100 साल, 200 साल, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन। पाकिस्तानी पता नहीं जल्दी में है कि 10 मिनट हो जाए, एक हफ्ते में हो जाए, एक महीने में हो जाए, बेसब्रे। उसी बेसब्री की वजह से आज 75 साल हो गए हैं, उसी जगह पे हम लोग खड़े हैं, बल्कि उससे भी पीछे चले गए। ठीक। इसकी वजह ये है कि हम हर चीज को कहते हैं बस आज ही हो जाए, बस इसी हफ्ते हो जाए, बस इसी महीने, इसी साल हो जाए। वो प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते पाकिस्तानी, चाहे वो हुकूमत हो। मैं हुकूमतों की, रियासतों की बात नहीं करता, वो तो नाकाम हो चुकी हैं। पाकिस्तानी लोग भी नाकाम हैं, पाकिस्तानी मुआशरा भी नाकाम है। ये जो कहते हैं ना मैं नाकाम नहीं हूँ, वो नाकाम है, वो गलत कह रहा है। वो खुद नाकाम है, सबसे खुद भी नाकाम है, हम सारे नाकाम हैं। ये नाकाम रियासत का, नाकाम हुकूमतों का, नाकाम लोगों का, नाकाम मुआशरे का मुल्क है पाकिस्तान। इसकी वजह ये तो नहीं कि हम एक शख्सियत को ही महवरे, कहते ना अल्लाह का अवतार समझ लेते हैं। ये होता रहा है, बड़े ममालिक में होता रहा है। बड़े जो एडवांस ममालिक थे ना, बहुत आगे चले, वहाँ पे भी होता है, एक सहर आता है। अच्छा, सहर अंगेजी आती है। हाँ, सहर होता है, क्रिज्मा होता है, क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटीज होती है, उसकी वजह से आता है। ठीक। तो ये हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी था, लेकिन उसमें पॉलिटिकल कमिटमेंट और कन्विक्शन जो थी ना, बहुत ज़्यादा थी। ठीक। जो पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी थी, जो पीपल पार्टी का जाला था, चाहे पढ़ा लिखा ही नहीं था, वो तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, बिल्कुल ऐसी। ठीक है। वो उसकी जो पॉलिटिकल कन्विक्शन और कमिटमेंट का लेवल जो है ना, जो मैं गेज करता हूँ उसका और बाकी सियासी जमातों का। चंद एक सियासी जमातें थी, जैसे जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी का एक अपना माइंड सेट, पोलिटिकली बहुत मैच्योर है वो। रियली? यस, उनका एक प्रोसेस है। डेमोक्रेसी, अगर किसी जमात में डेमोक्रेसी है तो वो जमात इस्लामी है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। उनका जो अमीर इलेक्ट होता है, सिस्टम को जाके स्टडी करेंगे, यार ये तो इससे बड़ी तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स तो किसी जमात में नहीं है। मतलब मरूसी सियासत यहाँ पर नहीं और नहीं यार, यहाँ पर मतलब पीपल पार्टी है, भुट्टो का नाम चलेगा तो भुट्टो की बेटी आएगी, फिर उसका बेटा आएगा, फिर पोते नवाज से सारा। नवाज शरीफ का नाम चलेगा तो नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ की बेटी आएगी, उसका भाई आएगा। इमरान खान का नाम चला है तो बुशरा बीबी जो उसकी बेगम है इमरान खान और अलीमा खान, अंदर टसल चली हुई है। अच्छा, इनकी दरमियान टसल है? टसल, ये बढ़िया, एक तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ है। टिका के टसल है उनकी। और टसल क्या है कि इमरान खान के बाद कौन पीटीआई, बताओ। अच्छा, वारिस की तलाश। ये पीटीआई का जो फॉलोअर है, इससे भी पूछा जाए कि इमरान खान क्या यही वजह तो नहीं जो हसन नियाजी हर वक्त निकले होते हैं? बस हर एक का होता है अंदर जरूर। ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में मरूसी सियासत जो है ना, हर एक जमात में बदरजा अतम मौजूद है, हर एक सियासी जमात में, जमात इस्लामी को निकाल के वाहिद एक जमात है, उसका खुदाई कसम वो चाहे मार्शाल्लाह की बी टीम बन जाए, लेकिन अंदर उनके जो प्रोसेस है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो बड़ा अजीब सा है, वो हिला देने वाला है, वो कंफ्यूज कर देने वाला है, वो मुश्किल में डाल देने वाला है। ठीक है यार, ये कैसे लोग हैं?
डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जमात इस्लामी में है और किसी जमात में शायद इसी वजह, यही वजह है कि वो अभी तक ग्राउंड लेवल पे सरवाइव कर रहे हैं। यार उसकी जो बात है ना, मेरा ज़हनी तौर पे मेरी मुताबिकत नहीं है जमात इस्लामी के साथ, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी के बंदे समझ लो, एक मैं वाक़या कोट करना जी, वो मेरे साथ कोई बात हो रही थी, ये जमात इस्लामी के लोग थे, ठीक है, ये पीटीआई इमरान खान का सपोर्ट कर रहे थे, ठीक। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, ये मुनव्वर हसन साहब आपके अमीर थे जमात इस्लामी के, ये तब की बात है, ठीक है, नहीं मुनव्वर हसन साहब फौत हो चुके हैं, ये अभी की बात है, रिसेंट बात कर रहे हैं, ठीक तो मैंने उनको कहा, मैं कहा मुनव्वर हसन साहब, सैयद मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के अमीर थे, आपके अमीर थे, मैं कहा उनकी बेटी की शादी हुई थी, करोड़ों रुपए के तवाइफ मिले थे, जेवरात मिले थे, मुनव्वर हसन ने तमाम के तमाम तहाइफ अपनी बेटी की शादी के तमाम तहाइफ जमात इस्लामी के बैतुल माल में जमा करा दिए थे। अच्छा। मैंने कहा कि आप जिसका साथ दे रहे हो इमरान खान का, वो तो घड़ी बेचता फिरता है, उसको तोहफा मिला था, वो सऊदी अरब के बादशाह ने, क्राउन प्रिंस ने उसको तोहफा दिया था, वो कड़ियां बेचता पे है, तोहफा ये भी है, तोहफा वो भी है। मुनव्वर हसन के ऊपर पाबंदी कोई नहीं थी, कंडीशन कोई नहीं थी। हाँ, वो रख भी लेता, बेटी को मिला, ठीक, बेटी को मिला, वो सदर तो नहीं था मुनव्वर हसन, वजीर आजम तो नहीं था, एक पार्टी का कायद बस, ठीक है। तो मुनव्वर हसन ने कहा था कि ये मुझे तोहफे नहीं मिले, ये अमीर जमात इस्लामी की बेटी को मिले। अच्छा। तो मैंने कहा आप किस मुंह से आप इस इमरान खान का साथ दे रहे हैं, ये तो कड़ियां बेचता है ते फड़िया जाता है, ये नहीं करता कि घड़ी बेच के आप दसे, ये जो फड़िया जाता फिर कहता नहीं इतने की नहीं बेची थी, इतने की बेची थी। ये वो भी तहाइफ थे, ये भी तहाइफ थे, इस पे पाबंदी थी। ये डिपॉजिट करता, ठीक, ये डिपॉजिट करा सकता था, पूरी दुनिया में होता है, आपको तोहफा मिलता है, आप डिपॉजिट तोशा खाना में कराते हो, खास अमाउंट करा के, ठीक है, नहीं तोहफा ही डिपॉजिट करा देते हो, ठीक है, आपने जमा करा दिया, आपने रिटेन करना हो तो रिटेंशन फीस देके आप रिटेन कर सकते हो, ठीक है, प्रोसेस है पूरा, वरना वो डिस्प्ले हो जाता है या ऑक्शन हो जाता है, ठीक है। मैं क्या जमात इस्लामी में तो इस तरह का है ही नहीं कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रैक्टिस है ही नहीं, कोई रूल ही नहीं है, ठीक है, वो ये कर रहा है और इसने ये किया और आप इसकी सपोर्ट के लिए। उन्होंने कहा खान साहब कोई और गल नहीं हो सकती, समझ गए कि खान साहब थे, किस तरह कहेंगे, दलील नहीं मिली, नहीं अब क्या करें, अपने जमाते अपने अमीर को तो कुछ नहीं कह सकते, तो नहीं सकते, उन्होंने कहा खान साहब वक्ती तौर पे वक्ती सियासी मसलतें होती हैं जिसका हम शिकार हो जाते हैं। बात समझ गए थे कि यार इसकी बात उसकी बात, आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ साहब, तो ये अब ये देखो, मेरा एक क्वेश्चन है बड़ा आपके इस चीज से जुड़ता हुआ, तो फिर क्या वजह है कि एक वक्त था, आज से 2 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इमरान खान साहब कहते थे मैं और एस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज पे हैं और मैं इस मुल्क का वो मुहिब वतन आदमी, और उनको पोर्ट्रे भी इस तरह किया जाता था, एक उनका मीडिया सेल था जो कि जो भी कह दे वो जुबान ज़दे आम हो जाता था। एक तो मेरा एक इख्तलाफ है, बंदा सोना भी नहीं होना चाहिए, इस माशरे के लोग ने वो खूबसूरत बंदे के पीछे एवं तौर पैंदे, ठीक है। कहने का मकसद ये है, आज वही बंदा ऑलमोस्ट गद्दारे वतन हो चुका है। आप अखबार उठा के देख लें, आप मीडिया उठा के देख लें, ये क्या दिमाग है। ये देखो एक बात है, मुस्लिम लीग का जो सपोर्टर है वो नवाज शरीफ के जलसे में चला जाएगा, जुलूस में चला जाएगा, नवाज शरीफ को वोट दे देगा, आर्गुमेंट में नवाज शरीफ को सपोर्ट करेगा, ठीक है, वो नवाज शरीफ से इश्क नहीं करता। जो पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है वो बिलावल भुट्टो जरदारी, खास तौर पर आसिफ अली जरदारी को डाइजेस्ट इन्होंने किया हुआ, पिपलियों ने, जैनवन पिपलियों ने डाइजेस्ट किया हुआ कि अब क्या करें यार, मजबूरी, मिजाज वो जरदारी का, भुट्टो का मिजाज नहीं है, बहुत फर्क है। अब भुट्टो के लिए सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी देंगे, जलसे में भी जाएंगे, जुलूस में भी जाएंगे, उनके हकम के फेवर में बोलेंगे भी। वो बिलावल भुट्टो जरदारी से इश्क नहीं करते, ठीक है। अब आ जाए पीटीआई की तरफ, जो पीटीआई का सपोर्टर है वो ना सिर्फ इमरान खान को वोट देगा, उसके जलसे में जाएगा, जुलूस में जाएगा, मुजाहरे में जाएगा, उसको सपोर्ट करेगा, बल्कि वो तो इश्क करता है इमरान खान से, पीटीआई का सपोर्टर, मुर्शिद कहते हैं, ठीक है। अब ये तीनों बड़ी जमातें ले लो, ठीक है, सपोर्टर उसके भी हैं जो वोट उसी को देंगे, इश्क नहीं करते, बिल्कुल ऐसी। पीटीआई का बंदा जो सपोर्ट भी करता है और इश्क भी करता है, अब वो इश्क में जाने की
पोजीशन ये हो गई है कि जैसे कोई कैफियत, मैं उसको कैफियत का नाम दिया कि कैफियत तारी हो जाती है। मैं इसको एक दो दफ़ा पहले भी बोल चुका हूँ, कैफियत तारी हो जाती है। और फिर कैफियत तारी के बाद फिर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ जिसने हमें बहुत डैमेज किया जी, हम तसव्वुराती दुनिया में चले जाते हैं। तसव्वुराती दुनिया क्या होती है? हर वो अच्छी बात जो मुझे अच्छी लग रही है, हर वो अच्छी बात जो मुझे अच्छी लग रही है, मैं उसको हकीकत का रूप दे देता हूँ। माई टाइप ऑफ कह सकते हैं। ये आप कह लें तसव्वुराती दुनिया होती है। तसव्वुराती दुनिया में ये होना चाहिए तो वो हो रहा है। तसव्वुराती दुनिया में ये बहुत अच्छी चीज़ है और वो हो रही है। ये होती तसव्वुराती दुनिया। जब आप आंखें खुलती हैं तो चीजें मामलात वहीं पड़े होते हैं। आपका मतलब है पीटीआई के लोग धुंधलेपन का शिकार? धुंधलापन, मैं इसको धुंधलापन का तो नाम नहीं दूंगा, शायद धुंधलापन को आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। ये होता है मिसाल के तौर पर, जब ये कौन सा महीना था, अप्रैल 2022, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, जी ठीक है, एक नए रूप के साथ इमरान खान जलवागर हुआ। पहले भी इमरान खान था, पहले भी पीटीआई थी, चल रहा था, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी, फौज भी साथ थी, इनके काम होते थे घर बैठे बैठे। ये शाहाना ठाट बाट से इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के प्राइम मिनिस्टरशिप निभाई है। वो आज तक किसी भी पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने नहीं निभाई। वो ऐसे जैसे लाडला नहीं लाते रख के बैठा है। अच्छा, फौज को कह दिया फलाना काम है, फौज कहती थी ठीक कर देंगे, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट का फलाना काम है, वो कर देती थी। अनोखा लाडला। वो जुडिशरी है, फलाना काम है, कर देती थी। अब इतना इस तरह का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में आपको नहीं मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर बना हुआ और काम ये कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, फौज कर रही है और जुडिशरी कर रही है। और करिश्मा ऐसा है कि अवाम कहती है, करिश्मा ऐसा है। ये सही तरह जिसे कहते हैं सही वक्त देना एज ए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, वो इमरान खान नहीं करता था। अच्छा, हाँ, वो अगर ये जो उसके मुखालिफ है ना, इमरान खान के मुखालिफ, अगर जाके उसको माइन्यूटली उस चीज़ों को गेज करेंगे, प्राइम मिनिस्टर का वक्त कितना सर्फ होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में या हुकूमती मामलात में, अमूर सल्तनत में, उतना इमरान ने टाइम नहीं दिया। अच्छा। वो मेरी तरह का बंदा है, मनमौजी बंदा नहीं कि मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अचानक मेरा मूड बना, चलो यार बाकी कल कर रहे हैं। अच्छा, मुल्क को इस तरह चलाया वो उस तरह, वो पहले दिन का इसी तरह का, वो ये नहीं है। अब वो चीज़ रही। अब 2022 अप्रैल जब फौज ने भी साथ छोड़ दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने साथ छोड़ दिया, जुडिशरी का कुछ हिस्सा रहा, कुछ हिस्सा नहीं रहा, पैड़े हाल, बुरे हाल, बौंके दिहाड़े। इमरान खान को खुद यकीन, शुरू के दिनों में यकीन नहीं आ रहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है या कामयाब भी होगा। हाँ? वो जाके नहीं फौजियों को पूछता था, बाजवा को पूछता था, वहीं से उसको गेज कर लिया। कोई बाजवा तो सही तरह घा ही नहीं पांदा पे, पहले तो बहुत घा पांदा सी, पहले ब्रावो बाजवा था, ठीक है। पहले बाजवा घास डालता था इमरान खान को, इमरान खान घास डालता था बाजवा को। अब बाजवा ने, इमरान खान ने देखा कि यार घा ही नहीं पांदा पे, जिस तरह पहले होता सी, आदत बन जाती ना आपकी। तो उसके बाद फिर उसने करवट बदली। फिर सबसे बड़ा नंबर 1 विलन जो था ना इमरान खान की नजर में, वो बाजवा था। जनरल कमर जावेद बाजवा था, नवाज शरीफ नहीं था, वो खत्म हो गया, जरदारी नहीं था, वो भी थे, लेकिन वो छोटे जो प्राइमरी चीज होती है, हाँ। आपने उसको फोकस करना है। जो सेकेंडरी चीज होती है उसके बाद आनी होती है, वो बाद में नजर आती है ना। ठीक है, वो हुआ। उसके बाद मैंने गेज करना शुरू किया कि ये कल्चर, जिस कल्चर को मैं 2014 से देख रहा था, पीटीआई के कल्चर को, धरना हुआ था ना इसका वहाँ जी, बड़ा मशहूर, तो मैं वहाँ पे शो करता था। जितने भी चैनल मैंने भुगताए हैं ना, वो इस्लामाबाद में भुगताए। अच्छा, वो वहाँ पर ना, अब 2014 में थी नवाज शरीफ की हुकूमत। जी बिल्कुल ऐसी ही है। हम हमेशा हुकूमत को लताड़ते थे, ऐसे ही है मीडिया, ठीक। जो भी उस वक्त की हुकूमत होती है हम उसको लताड़ते हैं, जो जर्नलिस्ट होता है, नेचुरल सी बात, ठीक है। तो ये बड़े खुश थे पीटीआई वाले के लिए, मैं भी हीरोज में शामिल था। डोंट टेल मी। हाँ, आज तो आप उनके सबसे बड़े नाक़दीन में आते हैं। यार बात तो सुनो ना। अब मैं उनको कहता था भाई, आज के दौर की हुकूमत है नवाज शरीफ की, आज के दौर का प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, तो मैं हूँ जर्नलिस्ट, सारी जिंदगी यही काम किया कि जो हुकूमत वक्त होती है ना, हमने उसको आड़े हाथों लेना होता है। ठीक है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, वो अलग बात है इसका फायदा आपको हो रहा है। ठीक है। तो वो कल्चर जो था ना, उसको थोड़ा बहुत किसी हद तक वो आप समझ जाते हो।
अप्रैल 2022 के बाद एक जो कल्चर मैंने महसूस करना शुरू किया जी, तो मैंने कहा यार ये गेज करने वाली बात है। आप गेज करते हो, मुखालफत ना करें। आप मुखालफत करेंगे आपको उस पार्टी के कल्चर का सही तरह नहीं अंदाजा होगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप आएंगे ना ओ यार तुसी इंज देगा, बात वहीं रहेगी, क्योंकि तो आप पहले दिन से कह रहे हैं आप फजूल आदमी हैं, वो पहले दिन से कह रहे हैं नहीं जी आप फजूल आदमी हैं, तो बात तो वही है ना। मैंने क्या किया, मैंने इनको गेज करना शुरू किया पीटीआई को। ये अप्रैल 2022 के बाद की बात है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, हो चुका था, हुकूमत खत्म हो चुकी थी 2 साल पहले। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बात कैसे शुरू की, गेज करने के लिए कि पूरे कल्चर को, सियासी कल्चर को पीटीआई के जी। मैंने कहा जहाँ अपनी यारी दोस्ती होती थी, आज भी है यारी दोस्ती होती थी, पीटीआई की जो लीडरशिप है मुक्तदर हल्के, तो उनको मैंने कहा, मैं क्या आपको पता है व्हाइट हाउस का एक दरवाजा है, फलाना दरवाजा है, वो रात के 9 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, पहले नहीं कभी बंद हुआ था, कभी नहीं बंद हुआ तारीख में। उन्होंने कहा हाँ जी वो की वजह है। मैं क्या इमरान खान का खौफ। ए देखो ना ए गल, वो फिर बात फैलाते थे। ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या की, मैंने कहा यार ये जो बाइडन है ना, अमेरिकी सदर जो बाइडन, इसकी अहलिया जिल बाइडन, मैं कहा जिल बाइडन ने जो बाइडन को धमकी दी है कि अगर तुमने इमरान खान से ताल्लुकात ठीक ना किए तो मैं अलहदगी इख्तियार कर लूंगी। कितों खबर सुन रहे हो? और वो बड़े खुश होते थे, चौड़े हुए थे। उन्हें कहा इमरान सत्तार खान जड़ा है ना इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, देखा ना खबर आई ना, मतलब फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका इमरान खान के लिए इतनी कंसर्न। तीसरी बात क्या, मैं कहा यार ये कमर जावेद बाजवा अपने पिंड जाना चाह रहा है, उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। मैं कहा कमर जावेद बाजवा अपने पिंड जाना चाह रहा है, नहीं जा पा रहा। उन्हें कहा क्यों? मैं कहा उसे डर है, जनरल कमर जावेद बाजवा को डर है कि वो पिंड डाले ही इमरान खान की वजह से उन्हें मार ना दें। अच्छा, ये बात मैंने गेज करना शुरू किया। मैं कहा यार ये तो आप पार्टी इस तरह की बन चुकी है इमरान खान के हवाले से कि आप कोई भी बात इमरान खान को उठाने के लिए कोई भी बात कर दें जिसका सिरे से वजूद ही ना हो, ये मान लेते हैं। अगर कुछ पीटीआई के लोग कहते हैं इमरान खान साहब को आमद होती है। यार आमद वो इमरान की वजह से कहते हैं ना, इमरान को आमद होती है, ये मैनू आमद हो रही थी। अच्छा। ये मैं खुद ही आमद कर रहा था अपनी। वो तो इमरान को आमद होती है, ये मुझे आमद होती है। अब उन्होंने कहा सत्तार खान साहब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है। मैंने देखा, मैंने कहा अगर यही बात मैं मुस्लिम लीग नून में करूं, जाके जमाते इस्लामी में करूं, MQM में करूं, पीपल्स पार्टी में करूं, JUI में करूं, किसी भी सियासी जमात में करूं, मुझे इतना यकीन है कि उसका जो लीडर होंगे मेरे सामने हाथ जोड़ लेंगे, खान साहब साढ़े ही चीज़ा लेना आ गए। अच्छा, बात समझ रहे हो? समझ गया। ये पीटीआई वाहिद जमात है जो उसमें एलूजन में जाती है। ठीक, ख्वाबों की दुनिया के, एक तस्वराती दुनिया में जाती है। एक वो किसे के जिसको मैं कैफियत में चली जाती है। आप इमरान खान की सपोर्ट में कोई भी बात करें, उसका वजूद है कि नहीं है वो मान लेंगे। इमरान के खिलाफ बात ना करें। मिसाल के तौर पे लेटेस्ट ये हुआ था कि एक लड़की एंकर, उसने शायद मुझे करने के लिए, रोब डालने के लिए या वो करने के लिए एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन करता, उन्हें कहा सर इम्प्रेस करने के लिए, सर आपको बात बताती हूँ कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जी जनरल आसिम मुनीर जी जो अभी हैं, वो इमरान खान को डयाला जेल में मिला है। अच्छा। अब मैंने चीजें लेने थी, मैंने कहा तुम्हारी इंफॉर्मेशन अधूरी है। उन्होंने कहा सर अच्छा, वो थोड़ी खुशी भी होगी कि ये पक्की बात। मैंने कहा जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जनरल आसिम मुनीर, वो पिछले 12 दिन से अडयाला जेल की बैरक में बैठा हुआ, वहीं पर रह रहा है। वो इमरान खान की बैरकें मिली हुई ना, 7 सेल मिले हुए, उनमें से एक सेल में जनरल आसिम मुनीर है। वो सुबह उठते हैं, इमरान के पास जाते हैं, उसकी बैरक में मिन्नतें करते हैं, इमरान नहीं मानता, फिर दोबारा आके अपनी बैरक में। अच्छा, 12 दिन चीफ ऑफ द आर्मी, सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यकीन करो अगली ने फोन उठाया और अपने साथियों को कहना शुरू कर दिया खान साहब के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, ब्रेकिंग न्यूज आ गई। अब आप पीटीआई को जिस जगह पे लगाना चाहें लगा दे। अब लेटेस्ट क्या हुआ था जी, ये हमारे ईरानी सदर है जी जी, वो आए थे, इब्राहिम रईसी मरहूम जी, मरहूम, वो आए थे
तो यहीं पे मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो उसमें ये था कि भाई ये एक ईरानी सदर आ रहा है पाकिस्तान, जी जी, और ये एक ईरान एक कौम है जो एक खुददार कौम है, बिल्कुल ऐसी गैरतमंद कौम है, तारीख है उनकी, बिल्कुल जिंदा कौम है, खड़े हो जाते हैं, परवाह नहीं करते नुकसान कितना होता है, जमाने के खिलाफ खून की नदियां बहा देते हैं। ठीक, 1989 से लेके 1979 ऑनवर्ड ये खून की नदियां बहाते हैं। ठीक, गलतियां इनकी होंगी लेकिन ये खड़े हो जाते हैं। अब मैं कहा इब्राहिम रईसी साहब मरहूम इनको पाकिस्तानी नजर आया था विजिट के लिए, और इस वक्त में जब सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर इसलिए आई कि इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आया था, बिल्कुल ऐसी। तो मैंने कहा जब ये एग्रीमेंट करेंगे, जब MOU साइन करेंगे, तो वो तो खुददार कौम है, ठीक है, ईरान वो खुददार कौम है, गैरतमंद कौम, कोई शक नहीं, वो एग्रीमेंट करेंगे, MOU कहेंगे, वो कहेंगे ओके। मैं कहा हमारी तो बड़ी सरकारें हैं, एक सरकार बड़ी सरकार नहीं, हमारी बहुत सारी बड़ी सरकारें हैं जी। हमने फिर बाद में कहना एग्रीमेंट करने के बाद, MOU साइन करने के बाद पूछेंगे एक बड़ी सरकार को कि सर वो हमने इस पे कुछ पेशरफ कर ले कुछ फलाना कर। मैं ये कर रहा था, एक पॉडकास्ट इस पे किया, ठीक है, दूसरे पे ये हुआ कि मुझे किसी ने बताया कि जनाब एक सोशल मीडिया, इमरान खान के सोशल मीडिया में एक चीज़ चली है, ज़रा उसको तो आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप हाईलाइट। उसने मेरा शो देखा था ना कि मैं हुकूमत वक्त की बजा रहा था, ठीक है, आड़े हाथों ले रहा था शहबाज शरीफ की हुकूमत को कि यार वो एक जिंदा कौम है, वो आपकी तरफ आई, आप रेजिलिएंट पीपल है, बिल्कुल। इधर ये इमरान खान बीच में आ गया, PTI बीच में आई, नहीं कि हम क्यों पीछे रहे। वो था सोशल मीडिया में, ये था कि इब्राहिम रईसी मरहूम जी अडयाला जेल गए हैं, इमरान खान से मुलाकात हुई है और वो आप दीदा हो गए। किस बात में? इमरान खान की हालत ज़ार देख के। हाँ जी, 12 लाख का खर्चा हो रहा है। मैंने जब वो देखा तो खुदा की कसम, PTI के बहुत सारे लोग सुभान अल्लाह, अच्छा नीचे बकायदा एक पूरी लिस्ट होगी कमेंट्स की, वो थे। अगले दिन मैंने शो किया, आधा शो हुकूमत वक्त की आड़े हाथों लिया, आधा वक्त मैंने इस इमरान खान पे और इनके सोशल मीडिया पे और ये इब्राहिम रईसी के साथ अडयाला जेल में मुलाकात पे जी। और माशाल्लाह एक जो PTI के लाहौर से बहुत बड़े वकील भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है, उन्होंने उनके कमेंट भी थे माशाल्लाह, वो भी कर रहे थे। अच्छा, आपकी बात इब्राहिम रईसी मरहूम की मुलाकात अडयाला जेल में इमरान खान से हो गई और वो आप दीदा हो गए। मैंने टिका के बजा के मैं कहा अब किस मुंह से हम लोग अपना दावा कर सकते हैं हम पाकिस्तानी हैं। पूरी दुनिया ने फोकस किया हुआ है पाकिस्तान को जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मरहूम पाकिस्तान के विजिट पे आया, पूरी दुनिया ने हमें फोकस किया हुआ था हाई डेलीगेशन के साथ। उसके बाद ईरान के अपने मीडिया ने फोकस किया हुआ है जी। किसी के पास ये खबर नहीं है कि इब्राहिम रईसी अडयाला जेल में इमरान खान को मिलने गए हैं और इमरान खान की हालत ज़ार देके आप दीदा हो गए, किसी के पास ये खबर नहीं। ठीक ठीक। इब्राहिम रईसी मरहूम उसको भी नहीं पता था कि मैं कब मिलाऊं जाके। जो ईरानी वफद था, ठीक, उसके जो डेलीगेशन थे उनको भी नहीं पता कि जी इब्राहिम रईसी साहब रात को सोते हुए तो नहीं चले गए होंगे या ख्वाब में तो नहीं मुलाकात हुई, और ख्वाब एक ऐसी थी जिसका इब्राहिम रईसी मरहूम को नहीं पता था, लेकिन ये इमरान खान को पता था, उसके सोशल मीडिया को पता था, टिका के वो चला है। और वो फिर ये PTI के सपोर्टर अंधी तकलीद के साथ उस पे ईमान ले आए थे कि इब्राहिम रईसी अडयाला जेल में इमरान खान को मिला है और फिर इमरान खान की हालत ज़ार को देख के आप दीदा हो गया। मैंने उनसे बात की और मैंने ये पॉडकास्ट में भी कहा, मैं क्या ईरानी कौम 1979 जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी पेरिस से आता है तेहरान, उस वक्त से लेके आज तक उन्होंने खून देखा है, अपना खून, बिल्कुल अपनी कौम का खून, अपने सगों का खून, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद मैंने कहा 8 साल इराक ने ईरान पे जंग मुसल्लत किए रखी, बिल्कुल ऐसे ही, केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए और वर्ल्ड की सैंक्शंस तो है, ठीक है। मैंने कहा ईरानी कौम के किसी बंदे को मैंने रोते नहीं देखा। ये इमरान खान की क्या हालत हो गई थी कि वो अपनी कौम के जहाँ खून की नदियां बह गई हैं वहां रोए नहीं, यहाँ इसकी हालत देख के तो अफसोस, सद अफसोस ऐसी सोच में।
उनकी हालत ये आप दीदा हो गए। मैंने कहा वो एक अजीब सी बात है, बुशरा बीबी से पूछा जाए, आप कहते हैं स्लो पॉइजनिंग हो रही है, तो आपकी बात में तो वजन आया था कि ईरानी सदर मरहूम इब्राहिम रईसी जब इमरान खान की हालत देखते हैं तो आप दीदा हो जाते हैं। लेकिन अगर अलीमा खान से जाके पूछा जाए कि आप तो कहती थी कि इमरान खान के चेहरे पे नूर आ चुका हुआ, तो नूर को देख के इब्राहिम रईसी मरहूम कैसे आप दीदा हो सकते हैं? ठीक यार नूर होता है, खुदा की कसम, ऐसे आपके चेहरे पे भी नूर आने का इम्कान हो जाता है। ठीक। एक जगह पर बुशरा बीबी कहती है कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। अब ये 10 महीने हो गए, पता नहीं कौन सी स्लो पॉइजनिंग है जो अभी तक काम नहीं कर रही। दूसरी जगह 3 दिन बाद, टेक्निकल सी बात है ना, क्योंकि कैफियत में चले गए ना, कैफियत में जब चला जाए तो वो कोई चीज को सोचता नहीं है कि 10 महीने की स्लो पॉइजनिंग, ये समझ नहीं आ रही। एक लफ्ज था मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज से कुछ अर्सा पहले कहा था, नवाज शरीफ एक नशा है, लेकिन मुझे अब ऐसे लग रहा है कि इमरान खान एक नशा साबित हो चुका है, क्योंकि वो इस तरह की कैफियत में उनका जो मरियम औरंगजेब ने वैसे अहमी बात की, नवाज शरीफ नशा कोई नहीं, नशा इमरान है, नशा वो नशे से भी आगे इमरान जा चुका है। अच्छा, अब ये देखेंगे बुशरा बीबी ये कह रही है 3 दिन बाद अलीमा खान जेल गई और जेल से बाहर आते उसने मीडिया से गुफ्तगू की कि इमरान खान पे नूर आ चुका है। मेरा फिर सवाल था, मैं को ये की गए, एक तरफ तो उसको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, एक तरफ से हालत खराब है, हालत जिस स्लो पॉइजनिंग जिसको दी जा रही हो उसके चेहरे पे नूर कैसे आ सकता है? मुझे कंफ्यूज ना करें आप, मौत करीब होगी ना, बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब देखा है बीवी कुछ स्टेटमेंट दे रही है, बहन कुछ स्टेटमेंट दे रही है, और दोनों की आपस में बनती नहीं है, जो सच है। हाँ, अब देखो ना, जिनकी आपस में बनती नहीं है वो मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट, वो अपनी पसंदा स्टेटमेंट, वो अपनी पसंदा स्टेटमेंट, और अंधाधुन जो पीटीआई का, मेरी आंखें बंद है, पीटीआई का जो सपोर्टर है, चाहने वाला, वो अंधाधुन तकलीद करता है। कोई भी बात जिससे इमरान ऊपर जाता हो वो ऐसे यकीन करते हैं। ठीक, किसी किस्म की बात जो इमरान के खिलाफ होगी ना, चाहे दुनिया भर की हकीकतें उसमें आ जाएं, दुनिया भर के फैक्ट्स आ जाएं, दुनिया भर के एविडेंस आ जाएं, दुनिया भर के सपोर्ट वो आ जाए, सबूत आ जाएं, वो नहीं मानेगा। वो यहाँ से मान के बैठ गए हुए हैं कि इमरान खान से कभी गलती से भी गलती नहीं हुई। आपके कहने का मकसद ये है कि उनके नज़दीक, उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि इमरान खान एक माफूकुल फितरत को चीज़ है। अब ये देखें, आप ये बात करने का मतलब क्या था? क्या आप कहें हाँ पीटीआई को, इमरान खान को कि मुल्क दुश्मन है, कोई उनका सपोर्ट मानेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो बल्कि कहेंगे आप लोग मुल्क दुश्मन है। अब देखो, सिंपल सी बात होती है, किसी जगह पे जाके मुझे ये कह दिया जाए, खान साहब आपका जो पॉडकास्ट है फलानी एक जगह पे वीक नजर आ रहा था, महसूस हो रहा था, मैं हो सकता है उसको जाके रिकंसिडर करूं, ठीक, देखूं कि किसी तरह ये मेरी को गलती, बिल्कुल ठीक, इसको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक, रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। उनके यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, पीटीआई के यहाँ इमरान खान के चैनल को ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सिरे से एग्जिस्ट नहीं करता। वो ये है कि इमरान ने कह दिया तो सच है। इमरान अगर आज कह दे कि जो गाजर है ये गाजर नहीं है मूली है, तो सारे इमरान खान के चाहने वाले कहेंगे आज हमें पता चला कि ये तो मूली है, हम इतने अरसे से गाजर समझ रहे थे इसको। अच्छा, अब ये कैफियत ज़हन में लाओ। नवाज शरीफ कहाँ का नशा हो गया यार? नवाज शरीफ और इमरान खान में एक और फर्क था। नवाज शरीफ अगर आज कहे ना कि मेरी फुफ्फो की, रिश्ते में फुफ्फो की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे पास पैसे नहीं है, नवाज शरीफ का सपोर्टर, मुस्लिम लीग का सपोर्टर टका नहीं देगा। और इमरान खान अगर कह दे कि मेरे जिस्म पे कहीं पे फोड़ा निकल रहा है, हालो पैसे भाई मंगेगा, पहले दसेगा फोड़ा निकल रहा है, ठीक है, तो खुदाई कसम अंबार लगा देंगे पीटीआई के सपोर्टर पैसों का, दौलत का, कि नहीं इमरान खान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब एक तरफ नवाज शरीफ को ज़हन में रखें, एक तरफ इमरान खान को रखें। ठीक, कि नवाज शरीफ कह रहा है कि मेरी फुफ्फो की हालत जो है ना बहुत ही ख़राब है, आईसीयू में, कहने का मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, कोई दो मैनू मदद करो। ठीक, एक टका नहीं मिलेगा। लेकिन इमरान खान के ऊपर, लेकिन इमरान खान सिर्फ इतना कह दे कि मेरे जिस्म पे कहीं फोड़ा निकला हुआ, तो आप पीटीआई के सपोर्टर को देखें। सिंपल सी बात है, मैंने कई लोगों को जो मेरे ज़ाती दोस्त हैं, ऐसे बंदा गेज करता रहता है ना, आजमाता रहता है कि गेज करूं क्या,
मतलब एक बंदा है, पैसे वाला बंदा है, उसका बेटा साथ खड़ा है, ठीक है, उससे कुछ करवा रहा है, मैं सामने बैठा हूँ, मैं कहा यार मेरी बात सुन जी, काम रोक। अच्छा, देखिए मैं क्या, अगर इमरान खान को 50 लाख रुपए की जरूरत पड़े, ठीक है, और ये तेरा बेटा जो है इसको भी 50 लाख की जरूरत पड़े, तो किसको देगा? बेटा मौजूद है जिसकी शादी नहीं हुई, उसने मुझे कहा खान साहब मैं इमरान खान को दूंगा। खून के रिश्तों पे फोकियत हो गई एक इंसान, ठीक है ना। एक और की बात कि दोस्त है, 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक मेरा दोस्त है, सही, अब वो उसको कह रहा है कि यार कारोबार बिजनेस करते हैं, ठीक है, इश्तराक, तो उसने कहा कि यार मैंने ईद से पहले तुम्हें कहा था मुझे इतने लाख रुपए भेज दो, तो तुमने नहीं भेजी, ईद मेरी गुजर तो गई है लेकिन यार में गुजरी, ठीक है, हाँ, तो मैंने तो सवाल कर दिया। अब मैं गेज भी साथ साथ कर रहा था, मैं क्या मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਡਾ दोस्त भी है, बिजनेस पार्टनर भी है, जे पैसे मंगे होंगे इमरान खान ने, फिर उन्हें कहा खान जी मैं 1 मिनट तो पहले देंदा, पावे मंग के देंदा। उस दोस्त बोल पड़ा, उन्हें क्या मैं तेरा दोस्त पार्टनर, उन्हें कहा तू इमरान खान तो नहीं ना आगा। अच्छा, अब ये देखते जाओ, ये सारी चीजें, और ये सब रियलिटी बेस्ड बात है, रियलिटी बेस्ड बात है। अब ये है कि इमरान खान पे कोई मुसीबत आती है, ठीक, सपोज मिसाल के तौर पर जी, इमरान खान अंदर हो जाता है, कई लोगों ने खाना छोड़ दिया था, ऐसे ही ये मैंने भी खाना छोड़ दिया था, 1-2 फोन तो मुझे आए जिनके साथ मेरे टर्म्स हैं, फैमिली टर्म्स है, ठीक है, उन्होंने कहा ये इसने तो खाना छोड़ दिया। मैं कहा मेरी बात सुनो, आप लोग माँ बाप हो, आप लोग बहन भाई हो, आप लोग बीवी बच्चे हो, जब आपकी बात नहीं मान रहा तो मेरी बात कहाँ से मानेगा वो? सही, रहन दो, जो मेरी भुख बिल्कुल अखीर तक चली जाएगी खाना शुरू कर देगा। यार दफ्तर जाना छोड़ दिया, कारोबार में दिलचस्पी छोड़ दी, कैरियर में दिलचस्पी छोड़ दी, नौकरी में दिलचस्पी इख्तियार कर ली लोगों ने, नौकरी वो दिलचस्पी छोड़ दी। क्यों? इमरान खान पे कोई भी वक्त आता ना, मतलब मैं किसी बंदे को मिलता हूँ जो मेरा दोस्त है, बीच में गैप पड़ गया, 1 साल 1.5 साल 6 महीने 8 महीने का, तो पहली बात जो पूछनी होती है वो क्या पूछनी होती है जो इतने अरसे के बाद मिल रहा होता है, और बीवी बच्चों का क्या हाल है भाई, अम्मा का की हाल है, पुप्पो का की हाल है, चाचे का की हाल है, कोई ऐसे पूछते। ओ खान साहब बाकी गल्लां छड्डो, मेरे बाजू पकड़ के इमरान खान दा की बनेगा, कदों आएगा? मैं उसकी फैमिली का पूछ रहा हूँ, 6 महीने 8 महीने साल हो गए मुझे उसको मिले, मैं उसको पूछता हूँ कि यार तेरी अम्मा का, तेरे अब्बा का, तेरी बीवी का, तेरे बच्चों का, तेरे भाई का, तेरी बहनों का, तेरे कारोबार का, तेरे कैरियर का, तेरी नौकरी का क्या है? यही पूछ लिया होता ना बंदा। हाँ ऐसे ही आपस में जब वो सब चीजें पीछे छोड़ के मेरा मोटा फाड़ के सतार खान एक जर्नलिस्ट है, हाँ जी इमरान खान कदों वापस आएगा? ठीक। अब जब ये कैफियत हो, ये सब कुछ हो, लोग जिस तरह से जा चुके हैं, उसमें अगर आप किसी जमात को, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को मुल्क दुश्मन कहते हैं तो ये कहाँ से मानेंगे? इनका मसला एक ही है, बाकी सब इनकी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। ये 50 साल या 100 साल तक ये जमूत टूटने वाला नहीं है। अच्छा। ये कैफियत, ये तस्वराती दुनिया, ये जो मर्जी हुकूमत कर ले, जो मर्जी इस्टेब्लिशमेंट कर ले, जो मर्जी फौज कर ले, ये कैफियत नहीं टूटने वाली। 50 साल 100 साल तक नहीं टूटने वाली। खुद ब खुद टूट जाए एक अलग बात है, आप नहीं तोड़ सकते। ठीक, ये कैफियत है। उसमें ये कि अब आपने जी ये जो कहते हैं ना मुल्क दुश्मन महबे वतन, तो यकीन करें कि आप एक ऐसी बात कर रहे हो जी। अब काम में मैंने जो मिसाल के तौर पर जब ये मुझे पता चला कि ये इमरान खान ये 12 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ उसके खाने के ऊपर, ठीक है, कौमी खजाने से खर्च होता है 12 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं ना, वो पाकिस्तान का इंतहाई महंगा कैदी बनता जा रहा है। ठीक है। वो इंतहाई महंगा कैदी क्यों? कौमी खजाना आगे खाली है। आप भी यही कहते हो कोई कौमी खजाने कुछ नहीं। जब आप खुद कहते हो तो लीडर थे उसी कौमी खजाने पे बोझ बने। ठीक है, तो मैं उसको कहता हूँ कि इसको छोड़ दो, इसको ज़मान पाक जाने दो, इसको बनी गाला जाने दो। जिस तरह आपने पिछली पॉडकास्ट में कहा था बाहर के मुल्क भेज दो, किसी लग्जरी जेल में इख्तियार कर दो, लग्जरी जेल में भेज दो। भाई तुम लोग अजीब आदमी हो, तुम लोग कमाल करते हो। वो कहता है कि मुझे खाना मिले ना मिले, इमरान को रात को जेल में खाना उसकी पसंद का मिला है कि नहीं मिला। ठीक है सितार साहब, बहुत शुक्रिया। आज की पॉडकास्ट एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे चली गई थी एंड में, लेकिन जिस तरह व्यूअर्स आपने देखा
आज जो हमने डिस्कशन की वो ठीक है, सियासी जो एक इंतकाम होता है, या जिस तरह हम कहते हैं कि जी ये मुल्क दोस्त है, ये मुल्क दुश्मन है, इसके दरमियान चली। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने, सितार साहब ने एक चीज़ को बहुत खोल के बयान किया कि जो पीटीआई का फॉलोअर है या पीटीआई के जो कायदीन है, वो अपने कायद को ना कुछ एक तसव्वुराती दुनिया का एक करैक्टर समझते हैं, और उसके अंदर कोई भी गलती, कोई भी सहफ इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और जहाँ तक इस डिस्कशन का ताल्लुक है, इसमें हमने एक चीज़ बहुत वाजे की कि हम उस शख्स को ऐसे समझते हैं कि जैसे वो खुदाई अवतार है, कोई देवता है, उसके अंदर गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। खुदारा अपने अंदर से इस शख्सियत परस्ती को निकालें, अपनी फ़िक्र को जगाएं, अपने मिजाज के अंदर तब्दीली लाएं। इकबाल ने तो ये कहा था कि इफराद के हाथों में है कौम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इधर हमने एक ही बंदे को मिल्लत के मुकद्दर का सितारा समझा है। अब वो दरख्शा सितारा है, वो आसमानी सितारा है, वो शहाबे साकिब है, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट में। समा पॉडकास्ट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।